हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे MTS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, यानी जो 7 क्लासेस हम इससे पहले ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं वो सभी हम पढ़ रहे थे। पिछली यानी MTS की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए जो क्वेश्चन थे उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। बट अब हम थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट कर रहे हैं, यानी अब हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं ये भी जो क्वेश्चंस होंगे ये भी SSC एग्ज़ाम्स में ही पूछे गए क्वेश्चन हैं। बट ये SSC के अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं जिनको हमने एक साथ कंपाइल किया है, और ये होंगे वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर ऑल SSC एग्ज़ाम एंड अदर एग्ज़ाम आल्सो। सो दैट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और अब हम देखेंगे इसमें भी हम 12 to 13 क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं, और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी हम ये कह लें कि SSC की अलग अलग एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। और हो सकता है इन्हीं क्वेश्चंस में रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपसे पूछ भी लिए जाएं आगामी एग्ज़ाम्स में, वो चाहे MTS का एग्ज़ाम हो या नवंबर में होने वाला SSC GD का एग्ज़ाम्स हो। तो वो तो हमको कल ही पता चलेगा, यानी जैसे ही कल से एग्ज़ाम स्टार्ट है MTS का, और फिर उस प्रकार से हमको क्वेश्चंस पता चलेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और अगर SSC अनुमति देती है, क्योंकि आपने देखा पिछला जब SSC CGL का एग्ज़ाम हो रहा था तो वहाँ पर SSC ने बैन कर दिया था एनालिसिस करना, यानी क्वेश्चंस का एनालिसिस करना बैन कर दिया था। तो अगर SSC की अनुमति यहाँ पर हुई तो हम भी ट्राई करेंगे उन क्वेश्चंस को अपनी क्लास में इंक्लूड करने की। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है भारत रत्न से रिलेटेड निम्न में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है। देखिए, हमको भारत रत्न जो प्राप्त करता है उनके बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बन जाता है कि आपको ये तो पता होता है किसे भारत रत्न मिला है, लेकिन आप उसमें फिर वो एलिमिनेट नहीं कर पाते कि किसे भारत रत्न नहीं दिया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें भारत रत्न अवार्ड की, तो ये है इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, यानी भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। और ये एक साल में केवल 3 ही लोगों को दिया जा सकता है, बट केवल और केवल एक बार हमको ये देखने को मिला था जब एक साल में 4 लोगों को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वैसे जो इसका नियम है ये साल में यानी एक साल में 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर किसे भारत रत्न नहीं मिला है, तो ऑप्शंस देखिए किस प्रकार से आपको दिए जाते हैं SSC एग्ज़ाम के अंतर्गत, जो बहुत ही ज़्यादा आपको कंफ्यूज करेंगे। आप देखेंगे ये भारत रत्न है, यानी भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से, तो यहाँ पर आपको नाम देखने को मिल रहा है नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफ्फार खान, मदर टेरेसा। तो ये सभी तो आपको फॉरेनर लग रहे हैं, तो भारत का कोई अवार्ड फॉरेनर को कैसे दिया जा सकता है। तो इसमें आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये ऊपर वाला ऑप्शन सही है, यानी नेल्सन मंडेला सही है, क्योंकि ये तो फॉरेनर है, इनको तो दिया नहीं जा सकता। बलदेव सिंह यहाँ पर भारतीय लग रहे हैं और इनको ये अवार्ड दिया जा सकता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है बलदेव सिंह, यानी बलदेव सिंह को ही भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। बाकी जो 3 नाम आप देख रहे हैं इनको भारत रत्न अवार्ड दिया जा चुका है। तो देखिए, इससे कई सारे फैक्ट्स बनते हैं भारत रत्न से रिलेटेड, तो उसमें भी हम आपको बता दें जो नेल्सन मंडेला हैं रिलेटेड टू साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका से रिलेटेड है नेल्सन मंडेला, और खान अब्दुल गफ्फार खान दोनों विदेशी हैं। और ये एक ऐसे, यानी ये 2 लोग, यानी इन 2 लोगों को ही अगर हम बात करें फॉरेनर की, यानी 2 विदेशी लोगों को भी भारत रत्न दिया जा चुका है, और उनके ये नाम आप देख सकते हैं, नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान 2 ऐसे विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके अलावा आप कहेंगे मदर टेरेसा, ये भी तो फॉरेनर थी, इनका भी जन्म तो बाहर हुआ था, आयरलैंड में हुआ था। तो देखिए, जो मदर टेरेसा हैं इनको भारत की नागरिकता दी जा चुकी थी, क्योंकि इनका जन्म तो फॉरेन में हुआ था, बट इन्होंने मानव हित में कई सारे कार्य किए भारत में रहकर, और इसीलिए इन्हें कहा जाता है नेशनलाइज्ड इंडियन। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत रत्न प्राप्त करने वाली नेशनलाइज्ड इंडियन कौन थी, तो वो थी मदर टेरेसा, और इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और फॉरेनर अगर आपसे पूछा जाए तो नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान और बलदेव सिंह को यहाँ पर भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है पॉलिटिक्स से रिलेटेड। जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए, कभी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इस सन में राष्ट्रपति कौन थे, बल्कि आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, यानी आपको पता होना चाहिए कि राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ कब ली थी और उस समय फिर भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे सन 1984 में,
और 1984 से 1989 तक ये प्रधानमंत्री रहे। और इस समय अगर हम बात करें कि किसका कार्यकाल था राष्ट्रपति का, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ज्ञानी जैल सिंह, क्योंकि ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 1987 तक भारत के राष्ट्रपति रहे और इसी दौरान राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। तो इसका सही आंसर होगा ज्ञानी जैल सिंह। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चंस का एस्पेक्ट आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है। पोलियो रोग निम्न में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है? यानी पोलियो रोग किसके कारण फैलता है? विषाणु यानी कि वायरस, कवक, फंगाई, प्रोटोजोआ हो गया, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। तो किसके द्वारा पोलियो रोग फैलता है? तो इसका सही आंसर है विषाणु यानी कि वायरस। और वायरस से होने वाले रोग सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ये हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने देख लिया है। वो चाहे कोरोना वायरस हो या अन्य वायरस से रिलेटेड रोग हों, ये सभी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, जो भी वायरस से रिलेटेड रोग होते हैं। उसके अलावा बात करें अगर हम कवक से यानी फंगाई से होने वाले जो रोग हैं, इनमें आपको मिलेगा रिंगवार्म या एथलीट फुट जैसे जो रोग होते हैं वो फंगाई के कारण होते हैं। और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं आपके मलेरिया है, पायरिया है, ये सभी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। और बात करें अगर हम बैक्टीरिया से की, तो बैक्टीरिया से होता है आपको टीबी, हैजा जैसी जो बीमारियां हैं ये बैक्टीरिया के कारण होती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? तो देखिए जो भी हड़प्पन साइट होती हैं उनसे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं कि ये किन राज्य में स्थित है। जैसे हम देखते हैं रोपड़ है, लोथल हमारा हड़प्पा साइट है जो कि कहाँ पर है? गुजरात में है। रोपड़ है आपका ये पंजाब में स्थित है। उसके अलावा राजस्थान में इन चारों में कौन सा स्थित है? तो कालीबंगा इसका सही आंसर होगा। कालीबंगा राजस्थान का एक हड़प्पा स्थल है। उसके अलावा अगर हम बात करें चंदूहुड़ों की, तो चंदूहुड़ों यहाँ पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित हड़प्पा स्थल है। और कल भी इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि सबसे बड़ी प्राचीन जो सभ्यता रही उसमें सिंधु घाटी सभ्यता, और उसी का ये स्थल है हड़प्पा। तो उसी में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आपको देखने को मिलेंगे। तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक फैली हुई ये सभ्यता में आप देखेंगे कई सारे स्थल पाकिस्तान में हैं, कई अफगानिस्तान में और कई भारत में स्थित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कंजंक्टिविस इज एन इन्फेक्शन प्राइमरली रिलेटेड टू, यानी ये जो रोग है ये किससे रिलेटेड है? तो ये जो रोग है ये रिलेटेड है आई, यानी कि आँख से संबंधित ये रोग है, इन्फेक्शन है कंजंक्टिविस। उसके अलावा अगर हम बात करें नी, हर्ट, स्टमक से भी कई सारे रोग इनमें भी आपको देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा नापी जाती है? यानी आपसे मात्रक पूछा गया है पास्कल के समान। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पास्कल किसका मात्रक है, किस मात्रा का मात्रक है पास्कल। तो देखिए दबाव यानी कि प्रेशर्स की यूनिट होती है पास्कल, यानी जो प्रेशर होता है वो पास्कल में मापा जाता है। उसके अलावा अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो और जो अन्य ऑप्शन दिए हुए वो यहाँ पर काफ़ी ईजी हैं, यानी आप यहाँ पर एलिमिनेशन ट्रिक का यूज कर सकते हैं, यानी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। क्योंकि जो जूल होती है ये हमारी एनर्जी की इकाई है, वाट हमारी पावर की इकाई है, उसके अलावा न्यूटन हमारी फोर्स की इकाई है, बल की इकाई है। तो एक ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर बचता है टॉर, और टॉर यहाँ पर पास्कल के बराबर, यानी दाब पास्कल के अलावा टॉर से भी नापा जाता है। तो ये दोनों जो मात्रक हैं ये रिलेटेड हैं दबाव से, यानी पास्कल जिस मात्रा को नापता है उसे टॉर भी नापता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गांधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी? तो देखिए गांधार कला शैली हमको काफ़ी देखने को मिली और ये रिलेटेड थी यूनान से, यानी यूनान की एक ये कला शैली है जिससे प्रभावित थी गांधार शैली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके अलावा अन्य शैलियों की अगर हम बात करें तो नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली ये भारत में मंदिर निर्माण की शैलियाँ हैं। उसके अलावा बात करें अगर हम तो विक्टोरियन गॉथिक शैली जो कि अंग्रेज़ों की देन थी, उसके अलावा आर्ट डेको शैली, ये सभी वास्तुकला निर्माण की शैलियाँ हैं। विक्टोरिया गॉथिक हो, आर्ट डेको हो या नागर बेसर द्रविड़ मंदिर निर्माण की शैलियाँ हों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की तरह आवाज़ निकालता है? तो इन चारों में एक ऐसा पक्षी है जो भोजन चुराने के लिए, यानी जैसे कोई अन्य पशु है वो भोजन कर रहा है, अगर आप वहाँ पर इस पक्षी के द्वारा शेर की आवाज़ निकाली अगर जाती है तो फिर वो तो यानी जो जानवर भोजन कर रहा है वो तो भाग जाएगा, तो इसलिए उसको भोजन प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी विलक्षण प्रतिभा किस पक्षी के पास है? तो वो है ड्रोंगो। ड्रोंगो एक प्रकार का पक्षी होता है जो किसी भी अन्य पक्षियों की तरह आवाज़ सॉरी यहाँ पर हमने आपको शेर का उदाहरण दे दिया, बट ये अन्य पक्षियों की तरह आवाज़ निकालता है। भोजन चुराने के लिए अन्य कई सारी पक्षियों की नकल कर सकता है। और यहाँ पर गरुड़, मैना, उल्लू अन्य ऑप्शन दिए हुए हैं जो कि तो सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर है ड्रोंगो, जो कि अन्य पक्षियों की तरह आवाज़ निकालता है अपना भोजन चुराने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? तो यहाँ पर 4 बांध आपको दिए हुए हैं, कौन सा झारखंड में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा मैथान। मैथान डैम सिचुएटेड इन झारखंड। उसके अलावा बात करें अगर हम सरदार सरोवर डैम की, तो ये नर्मदा नदी पर बना हुआ डैम है जो कि स्थित है कहाँ पर? गुजरात में। उसके अलावा कोयना डैम कोयना नदी पर बना हुआ है जो कि सहायक नदी है कृष्णा रिवर की। उसके अलावा मेट्टूर डैम, ये भी आपको केरल वाले एरिया में देखने को मिलेगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है हमारे पास स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, आपको ऐसा अंदाज़ा भी ना हो। अब देखिए यही क्वेश्चन है, स्मृति मंधाना एक डैश है, यानी स्मृति मंधाना किस हाथ की बल्लेबाज और किस हाथ की गेंदबाज हैं? तो काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको लगेगा अगर कोई खिलाड़ी है, कोई प्लेयर है, तो वो जिस आर्म से बल्लेबाजी करता होगा उसी हाथ से गेंदबाजी भी करता होगा। बट स्मृति मंधाना की एक खासियत है, ये हैं बाएं हाथ की बल्लेबाज और दाएं हाथ की गेंदबाज, यानी कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन एंड राइट और बॉलर। तो ये इनकी विशेषता है स्मृति मंधाना की, ये बाएं हाथ की बल्लेबाज और दाएं हाथ की गेंदबाज हैं, इसीलिए इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि केवल जो मेंस प्लेयर हैं उनके बारे में ही हमको पता है, हमको वुमेंस प्लेयर के बारे में भी पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती हैं? देखिए ये क्वेश्चन हमसे इस प्रकार से ना पूछकर वैसे हमसे ये क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड बन सकता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है जो सेम इसी तरीके का है। तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। और या ये भी कह ले कि भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती हैं, तो इसका मतलब भी हुआ तीन तरफ से घिरा हुआ बांग्लादेश से। और ऐसा राज्य है त्रिपुरा। जो त्रिपुरा राज्य है ये तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यानी हम ये कह लें उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में इसकी जो सीमाएँ हैं वो बांग्लादेश से साझा होती हैं। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर और ये है, मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्न में से कहाँ से आया था? तो इसका सही आंसर है पेरिस, वेनिस, इस्तांबुल या ज्यूरिख। 4 में से एक ऑप्शन आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा वेनिस, यानी जो मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो था ये वेनिस से आया हुआ विदेशी यात्री था जो मध्यकाल में भारत में आया। तो ये हमारे ऑल ओवर क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है और इसके साथ ही साथ ये काफ़ी एक्सपेक्टेड भी क्वेश्चन है, यानी ये हमारे आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे भी जा सकते हैं। और आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए, हम इसी प्रकार से क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपके लिए लाते रहेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, और उसके साथ ही साथ एक आपको जो अन्य ऑप्शन हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर हम बात करें MTS एग्ज़ाम की, तो आज है 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर से ये एग्ज़ाम शुरू है, कल से ये एग्ज़ाम शुरू है। जिनके भी कल एग्ज़ाम है उनके लिए हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक रहेगा। अच्छे से इत्मीनान से एग्ज़ाम को दीजिए, क्योंकि इसमें आपके पास टाइम भी काफ़ी मिल जाता है अन्य एग्ज़ाम्स की तुलना में। जैसे हम CHSL का एग्ज़ाम हो या CGL का एग्ज़ाम हो, उनको देखें, उनमें आपको केवल 1 आवर ही मिलता है, बट इसमें आपको 1 आवर 30 मिनट का समय दिया जाता है। यानी आप जो रीजनिंग वाला सेक्शन है या जो मैथ वाला सेक्शन है उसे आप पूरा कर सकते हैं। बाकी बात करें अगर हम GS इंग्लिश, तो इसमें आपको टाइम नहीं लगता। GK का पेपर हो या इंग्लिश का पेपर हो, इन सेक्शंस में आपको टाइम लगने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आपको आता है तो आप उनको विदिन सेकंड्स में उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नहीं आता तो आप चाहे 1 घंटा दे दें, आप उस क्वेश्चन को नहीं कर सकते।
तो आपको अच्छे से इस एग्ज़ाम को देना है। और हम देखेंगे, हो सकता है कल का जो वीडियो हो ये इवनिंग स्लॉट में हम अपलोड करें, क्योंकि अगर कुछ क्वेश्चन हमको मिल जाते हैं कल के एग्ज़ाम में आए हुए तो उनको भी हम अपने वीडियो में इंक्लूड करेंगे और आपको बताएंगे कि इस समय किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर एसएससी इस प्रकार का जो एनालिसिस है उसको अलाउ करता है, क्योंकि पीछे भी हमने देखा था एसएससी ने इस एनालिसिस पर बैन लगा दिया था कि कोई भी एनालिसिस इसका ना करवाए। तो जैसा अभी होता है हम कल की क्लास में आपको बताते हैं, और कल शाम टाइम हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आएंगे। वैसे हम देखते हैं आप यानी कि हम जो नून स्लॉट है यानी कि दोपहर में आपके लिए वीडियो आ जाता है डेली बेसिस पर क्वेश्चंस का, और हम ट्राई करेंगे कल हम शाम टाइम क्वेश्चन लेकर आएँ और कुछ क्वेश्चन उस एग्ज़ाम के भी हों, कल के एग्ज़ाम के भी हों, एमटीएस एग्ज़ाम के भी हों। तो मिलते हैं आपसे कल के क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।